हेलो फ्रेंड्स। इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट नंबर 4। इससे पहले 3 पार्ट कर चुके हैं हम, जिसमें 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें 7 और 8 चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इसके बाद 3 चैप्टर बचेगा, जिसको हम लास्ट 5th पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में ये आपका चैप्टर है एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। आप इसको मिस नहीं करना चाहेंगे और ना ही आपको करना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है यहाँ से लगातार क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ अगेन पैटर्न देखने को मिलेगा कि लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज, या फिर जो हम ओवरऑल एग्रीकल्चर की बात करते हैं या अलाइड सेक्टर की बात करते हैं, उसका ग्रोथ किस तरीके से हुआ है, इसको आपको इस फिगर में देखने को मिल रहा है। तो 2020-21 में ये 3.6 के हिसाब से 3.6% के हिसाब से ग्रोथ हुआ है एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर का। और वहीं 2021-22 पे ये आपको 3.9% के हिसाब से ग्रो हुआ है। ये अब चूंकि 21-22 का पूरा डेटा नहीं है हमारे पास, तो जो एक्चुअली बेसिकली ये एस्टिमेट्स हैं, तो एस्टिमेट्स लगाया गया है कि 3.9% के हिसाब से ये ग्रो करेगा। इसके अलावा हम एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर्स में कि जीवीए ग्रोथ की बात करें कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पर हुआ है, तो हम डेटा लेंगे। अगेन जो डेटा है हमारा 2019-20 का, ये लेटेस्ट डेटा है। तो 2019-20 में अगेन आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो ग्रोथ देखने को मिलेगा, ये आपको 7% है यहाँ पर लाइफ स्टॉक्स में, दिस इज 7%, एंड क्रॉप्स में 4% का आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके बाद फॉरेस्ट्री की बात करें तो मात्र 0.3% है यहाँ पे, और फिशिंग की बात करें तो मात्र 1%। तो ज़्यादा आपको लाइफ स्टॉक में और उसके बाद क्रॉप्स में ये ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अगेन ये सब पैटर्न है, आपको याद रखना है कि 2019-20 का ये डेटा है। 19-20 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में हुआ है, एग्रीकल्चर में, सो लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर और लाइट जो सेक्टर्स है उसमें बताना है इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर और अलाइड जो सेक्टर्स हैं, इनका क्या परसेंटेज है जीवीए में, यानी कि हमारा जो टोटल इकोनॉमी का जीवीए है उसमें एग्रीकल्चर और लाइट जो सर्विसेज हैं उनके क्या शेयर आपको देखने को मिलेंगे। तो हम 19-20 की बात करें, 19-20 के डेटा के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि ये टोटल हो गया आपका 15.9, और यहाँ पर प्राइवेट जो देखने को मिलेगा ये 14.3 देखने को मिलेगा, और पब्लिक जो है आपको 2.7 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट है। क्या है? इन्वेस्टमेंट, यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट आपको 2.7 है, और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ये 14.3% है। तो एक तरीके से आप ये देखेंगे ना कि ये जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है ये लगातार पिछले कई सालों से ये लगभग कांस्टेंट है, लगभग कांस्टेंट, अप्रॉक्स 2.56, इधर 6, 7, 8, 2.5, 2.9, तो ये लगभग कांस्टेंट है। ज़्यादा फ्लक्चुएशंस कहाँ पर देखने को मिलता है, इस प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है इसमें ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर्स में, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो जनरली फ्लक्चुएट करता है किसकी वजह से, प्राइवेट सेक्टर की वजह से। ठीक है, इसके बाद हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 2020-21 में आपको टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन, ये एस्टिमेट है, अगेन एस्टिमेटेड है, जो कि 308.65 मिलियन टन देखने को मिलेगा, जो कि 2019-20 से करीब 11.15 मिलियन टन से ज़्यादा होगा, यानी 19-20 से 20-21 में ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और वहीं हम बात करें राइस, व्हीट एंड कोर्स सीरियल्स की, तो इनका भी प्रोडक्शन बढ़ा है 15-16 से 20-21 के कंपेरिजन में। ठीक है, तो कितना, राइस का 2.7, व्हीट का 2.9, और कोर्स सीरियल्स जो होते हैं 4.8। अगेन आपको डेटा याद नहीं करना है, लेकिन हाँ आपको ये याद रखना है कि 2015 से लेकर 2021 के बीच में इन तीनों का प्रोडक्शन आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा।
तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसी तरीके से हम CAGR की बात करें, यानी कि CAGR इज द ऑल्सो अगेन एनुअल ग्रोथ रेट जो होता है वो CAGR होता है। तो पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कॉटन, इनका भी आप देखेंगे कि परसेंटेज बढ़ा हुआ है सेम पीरियड में। सेम पीरियड मतलब 2015 और 21 के बीच में इनका भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। 2021-22 के हम खरीफ ओनली की बात करें तो यहाँ पर फूड प्रोडक्शन आपको करीब 150.50 मिलियन टन देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा ट्रेंड की बात करते हैं। ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन के ट्रेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप कि ये एक यहाँ से करीब बढ़ता हुआ ट्रेंड आपको नजर आएगा। ठीक है, तो कब से 2015-16 से लेके 2020-21 तक यहाँ पर ये कांस्टेंट था, 2 साल में 31.5 और 31.5। बट उसके बाद ये आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये ऑयल सीड का प्रोडक्शन है। वहीं हम ऑयल के इंपोर्ट और प्रोडक्शन की बात करें तो जो ये बार्स बने हुए हैं ये प्रोडक्शन है, और जो ये वाली लाइंस बनी हुई है ये आपको ऑयल इंपोर्ट है। तो हम प्रोडक्शन इतना करते हैं और हमें इतना परसेंट अब हमको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड जितनी है, ओके, इतना हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है। हमें इस डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए हमें काफी ज्यादा ऑयल का एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है। दिस इज द इन्फ्लुएंस। ठीक है, बट पिछले 5 सालों में ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा है। चलिए, एक स्कीम है, आपको पता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। और इसी के तहत एक ऑयल सीड के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम लाया गया है, ऑयल सीड, जो इसी का पार्ट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड है, यानी कि एक अम्ब्रेला स्कीम है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, और उसका सब स्कीम है ऑयल सीड वाला, जो कि 2018-19 से इसको चलाया गया है। बेसिकली ये इसमें वो सारी चीजें की जाती हैं जिनकी ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ सीड्स को सर्टिफाई करने का, डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम भी किया जाता है यहाँ पे। ओके, और गवर्नमेंट जो है वो करीब 36 ऑयल सीड्स हब्स यहाँ पर बैठाने की बात इन्होंने की थी 2018-19 से लेकर 1920 के बीच में, ताकि जो हाई यील्डिंग क्वालिटी सीड्स हैं ऑयल की, उसको एक अफोर्डेबल रेट पर प्रोवाइड किया जा सके। तो बेसिकली ये ऑयल सीड के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये सारे काम किए जाएंगे। तो ये सब जनरल पॉइंट्स हैं, बस आप जानेंगे कि हाँ ऑयल सीड के लिए रिलेटेड है तो आप वैसे भी लगा लेंगे। साथ ही साथ इसको MSP रिजाइम के अंडर में भी लाया गया है, क्योंकि MSP के अंडर में लाने पे एक सिक्योरिटी मिलती है किसानों को कि हमें इसका पैसा मिलेगा, तो फिर वो उसको उगाना ही शुरू करते हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ गेहूं चावल ही ज़्यादा उगाए जाते हैं। इसका रीज़न यही होता है कि एक तो स्टेपल फूड है, और दूसरा चीज़ सरकार इस पर MSP भी देती है। इसके अलावा भी MSP मिलता है और बहुत सारे फूड ग्रेन्स पर, बट ये मेन फूड ग्रेन्स होते हैं। तो इस पर MSP देने का रीजन ये भी है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके, साथ ही साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को भी बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की गई है। इसी तरीके से एक और सब स्कीम है जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम। तो ऑयल पाम को प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये बात सारी की गई है। शुगर सेक्टर की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे कि इट इज कंट्रीज सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नेक्स्ट टू कॉटन। ठीक है, तो कॉटन जो है ये सबसे बड़ा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है शुगर सेक्टर। ओके, एंड इट इज इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। ये भी आपको याद रखना है। तो गवर्नमेंट ने शुगर मिल्स को इंसेंटिव्स देने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह भी लाई हैं, स्कीम्स लाई गई हैं, जिसमें एक है इथेनॉल प्रोडक्शन, कि जो शुगर मिल्स है वो इथेनॉल का प्रोडक्शन भी करेंगे, जिसका डीजल और पेट्रोल में ब्लेंडिंग के लिए यूज किया जाएगा। तो इससे एक एडिशनल कमाई होगी शुगर मिल्स की, और फाइनली किसानों की। तो इसके तहत ही बहुत सारे स्कीम्स लाए गए हैं, जिसमें सरकार शुगर मिल्स को इंसेंटिव्स यानी कि कुछ असिस्टेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करती है। इसके बाद प्रोडक्शन देखते हैं, प्रोडक्शन कंजप्शन ऑफ शुगर। तो आपको यहाँ पर जो लाइंस दिख रही हैं, आप सही दिख रही है? ठीक है,
ये जो आपको ये वाली लाइन है, ये आपका प्रोडक्शन है, और जो डार्क येलो वाली दिख रही है कंजप्शन है। तो 2020-21 में हम देखें तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, इतना हमारे यहाँ प्रोडक्शन हुआ है और इतना हमारे यहाँ कंजप्शन। और लगभग हर ईयर में पिछले कई सालों से देखें तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है कंजप्शन के मामले में। बस एक साल को छोड़ दें आप, हमें ये वाला जो ईयर नज़र आ रहा है 2016-17, यहाँ पर कंजप्शन के कंपैरिजन में प्रोडक्शन कम हुआ है। अदरवाइज हर साल में करीब 2011 से देखिए कि प्रोडक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिला है कंजप्शन के कंपैरिजन में। इसके अलावा हम इनके प्राइसेस की बात करें, इसको हम फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस कहते हैं। जैसे एमएसपी मिलता है ना दूसरे क्रॉप्स के लिए, उसी तरीके की व्यवस्था शुगर के लिए भी की गई है। लेकिन शुगर के लिए ये जो व्यवस्था की गई है इसको एमएसपी नहीं कहते हैं, इसको फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस कहा जाता है। तो ये भी देखेंगे कि आपको लगभग हर साल इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2015-16 और 16-17 में कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है इस प्राइस में। बट इसके बाद इस साल में अगेन 17-18 और 19-20 में, बट उसके बाद आपको ये इंक्रीमेंट फॉर्म में ही देखने को मिलेगा। ओके, तो कहीं डिक्लाइन नहीं हुआ है, तो ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन आ सकता है इस तरीके से कि पिछले 5 सालों में जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस होती है शुगर की वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है। इस तरह के ऑप्शन पूछते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। ओके, तो पिछले 5 साल की बात करें तो ये एक साल 1 2 3 4 5 तो कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हुई यहाँ, तो एक साल कुछ चेंजेस ही नहीं हुआ, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए एमएसपी की बात करें तो एमएसपी के अंडर में करीब 22 क्रॉप्स होते हैं जिस पर एमएसपी दिया जाता है। और ये एमएसपी के जो रिकमेंडेशंस होते हैं ये दिए जाते हैं आपको कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा। और ये जो कमीशन है ये बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के ये रिकमेंडेशन देता है। ये फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, ये फैक्टर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है उसका, ओवरऑल डिमांड सप्लाई की कंडीशंस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्राइसेस, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स, एंड किस तरीके से इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। ओके, रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज, एंड ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे भी कंसल्ट किया जाता है। इसमें टोटल 22 क्रॉप्स हैं, जिसमें जो 14 क्रॉप्स हैं ये आपको खरीफ से बिलोंग करते हैं, इनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। इसके अलावे आपको 6 राबी क्रॉप्स मिलेंगे यहाँ पे, और 2 कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं जिसमें जूट और कोपरा आता है। ओके, तो टोटल 22 क्रॉप्स को एमएसपी के अंडर में कवर किया जाता है। इसके अलावे और भी देखेंगे कि जैसे कि तोरिया और जो डी हस्क कोकोनट होता है, यानी कि जिसके ऊपर वाला जो हस्क है कोकोनट के ऊपर का, उसको निकाल के जो कोकोनट बचता है उसको भी एमएसपी के बेसिस पर किया जाता है। इसके साथ आप देखेंगे कि अब ये जो बजट था 2018-19 उसमें भी तय किया गया था कि जो हम एमएसपी रखेंगे वो प्राइस का 1.5 होगा, जो प्रोडक्शन प्राइस होगा, कॉस्ट जो लगेगा प्रोडक्शन करने में उसका 1.5 यानी कि 1.5 गुना 1.5 टाइम्स उसका रखा जाएगा एमएसपी। तो ताकि ये है कि किसानों को उनका प्रोडक्शन कॉस्ट मिल सके और उसके ऊपर भी उनको कुछ वहाँ पर प्रॉफिट होगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि 2021 और 22 के लिए जो हाईएस्ट इंक्रीज हुआ एमएसपी में वो था शीशम पर जो कि 452 रुपए पर क्विंटल ये इंक्रीज किया गया था, फॉलोड बाई तूर एंड उड़द जो कि 300 रुपीज पर क्विंटल इसको बढ़ाया गया था। यहाँ पर अगेन हम रिटर्न्स वगैरह की बात करते हैं, जैसे कि 2021-22 में जो खरीफ क्रॉप्स है उनका कॉस्ट क्या हुआ, एमएसपी क्या हुआ और रिटर्न क्या हुआ। ठीक है, तो ये जो लाइन्स हैं ये रिटर्न है। तो इन सब में देखेंगे ये चूंकि खरीफ क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप में 21-22 में सबसे ज्यादा जो रिटर्न देखने को मिला है वो देखने को मिला है यहाँ पे 85%। और ये क्रॉप कौन सा है, बाजरा। बाजरा पर सबसे ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिला 2021-22 में।
ओके, उसी तरीके से हम एमएसपी की बात करें तो एमएसपी इसका मूंग का आपको सबसे ज्यादा देखने को मिला, और इसके साथ ही पैरेलल आपको ये शीशम का भी आपको यहाँ पर एमएसपी ज्यादा देखने को मिलता है। कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ये प्रोडक्शन है, कितना पैसा लगा आपके प्रोडक्शन करने में। इसमें सबसे ज्यादा आपको नजर आएगा ये मूंग, अगेन मूंग एंड शीशम। ओके, तो खैर उतना याद नहीं रखना है, बस आप इतना याद रखिएगा कि रिटर्न किस पर सबसे ज्यादा आपको मिलने देखने को मिला। तो खरीफ क्रॉप्स में सबसे ज्यादा रिटर्न 85% का रिटर्न आपको बाजरा पर देखने को मिला। वही हम राबी क्रॉप्स की बात करें तो राबी क्रॉप्स में सबसे ज्यादा रिटर्न आपको यहाँ वीट पर मिला 100%, और इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि रेप सीड एंड मस्टर्ड है, यहाँ पर भी 100% का आपको रिटर्न देखने को मिला है राबी क्रॉप्स के मामले में। तो अगेन बस आप याद रखिएगा कि हाँ ये क्रॉप्स है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की भी बात की गई है, इसके तहत बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च किए गए थे, जैसे कि हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में एक स्कीम चलता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसमें 2013-14 से ही वहां पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात की जा रही है, जिसमें पैडी कल्टीवेशन से शिफ्ट होके ऑयल सीड, पल्सेस, कोर्स सीरियल्स, न्यूट्री सीरियल्स, कॉटन की तरफ शिफ्ट होने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि वैसे पैडी कल्टीवेशन जो होता है ना हमारे यहाँ, इसमें काफी ज्यादा वाटर लगता है, वाटर इंटेंसिव है। तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप से लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप की तरफ शिफ्ट करने की बात की जा रही है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत। ओके, तो ये भी पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जैसे एरियाज में इसको अप्लाई किया जा रहा है। और इसके अलावे एमएसपी डिजाइन के तहत सरकार भी ऐसे कुछ इंसेंटिव दे रही है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाया जा सके। एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करें, एग्रीकल्चर क्रेडिट का मतलब हो गया कि लोन, एग्रीकल्चर करने के लिए या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कितना लोन आपको मिलता है। ओके, तो उससे पहले थोड़ा सा हम इरिगेटेड एरिया की बात करते हैं। तो नेट इरिगेटेड एरिया हमारे यहाँ टोटल 49% है। जितना नेट सोन एरिया है, नेट सोन एरिया का मतलब कि जितनी एरिया में खेती की जाती है और जितनी एरिया में एग्रीकल्चर होता है उसका 49% एरिया आपको नेट इरिगेटेड एरिया में आता है, जहां पर सिंचाई वगैरह होती है। और उस नेट इरिगेटेड एरिया में 40% जो इरिगेशन होता है ये होता है कैनाल के थ्रू, और 60% जो इरिगेशन होता है वो ग्राउंड वाटर के थ्रू। यानी कि अभी भी इरिगेशन के मामले में 60% ग्राउंड वाटर अभी भी डोमिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से अगेन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन वाली सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। और खास करके जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी के आसपास की जो एरिया है यहाँ पर ग्राउंड वाटर काफी नीचे आपको देखने को मिलता है। ओके, तो this ratio signifies the rate of extraction of groundwater is very high, more than 100% in states of Delhi, Punjab, Haryana and Rajasthan। यहाँ पर ग्राउंड एक्सट्रैक्शन आपको 100% से भी ज्यादा है। तो 100% का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इन एरिया में जितना रिचार्ज होता है ग्राउंड वाटर का उससे ज्यादा निकाल लिया जाता है। यानी कि अगर 100, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट अगर रिचार्ज हो रहा है वाटर रिचार्ज, तो इससे ज्यादा यहाँ पर एक्सट्रैक्शन कर दिया जाता है, दैट इज द मोर देन 100%। ओके, इसलिए इसको कहा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ और पुदुचेरी वाले जो एरिया है ये मीडियम कैटेगरी में आते हैं, जहां पर 70 to 100% के आसपास में ग्राउंड वाटर को निकाला जाता है। और इसके अलावा बाकी जो एरिया बचे वो इससे नीचे वाले एरिया में आते हैं। तो मेनली इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के हमें कंजर्वेशन प्लान लेके आने होंगे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और कंजर्वेशन प्लान्स भी होने चाहिए। इसके लिए कहा गया कि इसमें बेसिकली हमें इरिगेशन के लिए जो कि एग्रीकल्चर 60% यूज करता है ग्राउंड वाटर का, उसको रिप्लेस करने के लिए अब कंप्लीटली आप रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि जितना पानी निकाला जाता है उसको कम कर सकते हैं। तो आप लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लेके आए, आप इरिगेशन फैसिलिटीज को चेंज करें, जैसे कि माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज की बात हो रही है। ओके, जिसमें आप ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन कहते हैं। तो इसके लिए एक फंड बनाया गया जिसका नाम है माइक्रो इरिगेशन फंड। माइक्रो इरिगेशन फंड में 5,000 करोड़ रुपए रखे गए और ये फंड को मैनेज करने का काम करता है नाबार्ड। ठीक है, तो इस फंड का यूज होता है क्या?
माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रमोट करना लाइक ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम इन द कंट्री, ओके, ताकि एक जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जो कि 2015-16 में स्टार्ट हुई थी, उसके अंदर एक कंपोनेंट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो इस चीज को भी हम क्या करें, इसके अकॉर्डिंग चल पाए और इरिगेशन फैसिलिटीज को बेहतर बनाए, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को कम करें, ये सारी चीजें इसके अंदर में होती हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करें तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड एक स्कीम है जो 2016 से चलते आ रही है, जिसका नाम है ईना, ओके। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जिसमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा पूरे पैन इंडिया, जिसमें इन कमोडिटीज जो होती हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज, उनका ट्रेडिंग किया जा सकता है, उनको खरीदा और बेचा जा सकता है। तो इसके लिए एपीएमसी एक्ट में भी अमेंडमेंट की जरूरत है, लेकिन इसमें सारी राज्य सरकारें जो है उनकी भी सहमति की जरूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि एक मॉडल कानून बना सकती है, लेकिन अल्टीमेट फॉलो करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को अगेन इस पूरे प्लेटफॉर्म पर लाना अभी तक पूरा ये हो नहीं पाया। तो खैर ये एक टारगेट है सरकार का। इसके अलावा टारगेट सरकार ने ये भी रखा है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें सरकार ने कहा है कि 2027-28 तक हम 10,000 नए आपको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस लाएंगे जो कि क्लस्टर बेस्ड होंगे। क्लस्टर बेस्ड एरिया का मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जो स्पेसिफिक एरिया में होगा। जैसे कि किसी एरिया में किसी पर्टिकुलर क्रॉप की ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, तो उससे रिलेटेड एक हम ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे। दिस इज द क्लस्टर एरिया अप्रोच, ठीक है। एंड ऑल्सो कमोडिटी बेस्ड अप्रोच भी होगा, यानी कि पर्टिकुलर आपको फूड ग्रेन से रिलेटेड। तो इसके तहत आप वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट की भी बात हो रही है, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट से हम एक प्रोडक्ट को उठाएंगे और फिर उसको हम डोमेस्टिक में भी या फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सपोर्ट का काम वहां पे करेंगे। नेक्स्ट, स्वीट रेवोल्यूशन। स्वीट रेवोल्यूशन नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन 3 सालों के लिए 2020-21 से लेकर 22-23 के लिए यहाँ पर 500 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए गए, जो कि आपको ये आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंदर में यहाँ पर दिया गया है, ओके। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट ये है कि 2013-14 से लेकर 2019-20 तक जो हनी का इंडिया एक्सपोर्ट करता है, ये इंक्रीज हुआ है करीब 110% के रेट से, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट काफी फैक्ट है, अगेन प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना है। नाउ द सिचुएशन असेसमेंट सर्वे। सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ये बेसिकली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा कराया जाता है, जो कि अभी 77th राउंड आपको देखने को मिला है, जनवरी 2019 से लेके दिसंबर 2019 तक के एक साल के बीच में। तो 77th राउंड है एनएसओ का। बेसिकली इसमें किया जाता है, बेसिकली इसमें ये देखा जाता है कि हाउस होल्ड्स के पास कितना लैंड, कितना लाइफ स्टॉक होल्डिंग है, ओके। इसमें हाउस होल्ड्स की इनकम को भी देखा जाता है, इसमें क्या क्या रिसोर्सेज यूज करते हैं, इनकम के अलावा रिसोर्सेज क्या क्या यूज करते हैं फार्मर्स, उनको भी इसमें देखा जाता है, उनकी मंथली इनकम, एवरेज मंथली इनकम कितनी है ये भी इसमें देखा जाता है, ओके। और बेसिकली ये एक्सपेंस अप्रोच पे होता है। इस एक्सपेंस अप्रोच का मतलब इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि कोई कितना एक्सपेंड कर रहा है, खर्चा कितना कर रहा है, उसके बेसिस पर भी इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सारी चीजें इस एनएसओ के द्वारा इस सिचुएशन असेसमेंट सर्वे में की जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है, सिचुएशन असेसमेंट सर्वे किसके द्वारा किया जाता है, एनएसओ के द्वारा किया जाता है। कौन सा राउंड है, 77th राउंड है, जो कि 2019 में ये किया गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगेन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखने हैं आपको। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम नेशनल मंथली इनकम ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है उनका कहाँ कहाँ से इनकम आता है। तो ये 2014 का रिपोर्ट है, असेसमेंट रिपोर्ट, ये 2021 का असेसमेंट रिपोर्ट है। तो इसमें देखेंगे कि 40% जो इनकम होती है वो आती है वेजेस से, ओके। इसके अलावा 37% जो इनकम होती है वो आती है नेट रिसीट फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन।
क्रॉप प्रोडक्शन आती है। उसके बाद थर्ड आता है 16%। 16% ये आपको एनिमल हस्बेंड्री से, एनिमल फार्मिंग से आती है। तो टॉप 3 आपको याद रखना है, बस याद रखिएगा कि एक वेजेस से सबसे ज़्यादा आता है, इसके बाद दूसरे नंबर पर क्रॉप प्रोडक्शन, ओके, उसके बाद तीसरे नंबर पर एनिमल हस्बेंड्री से आती है, यानी कि अभी भी वेजेस पर इनका मैक्सिमम डिपेंडेंसी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लास वाइज, क्लास वाइज जो मंथली इनकम क्या है। तो अगेन यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये ऑल साइजेस लिखा हुआ है, ओके। ऑल साइजेस का मतलब हुआ कि लैंड किसके पास कितनी है। तो जब हम ओवरऑल पूरे हाउस होल्ड कम्युनिटी की बात करते हैं तो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा इनकम आता है वेजेस के द्वारा। ये क्या है, सॉरी, हाँ ये वेजेस है, वेजेस के द्वारा आती है सबसे ज्यादा इनकम, ओके। और सेकंड पर आता है क्रॉप प्रोडक्शन, और 15% थर्ड पे आता है ये आपका एनिमल, अभी हमने देखा था। लेकिन जब आप इसमें इंटरनल क्लासिफिकेशन देखिएगा तो इंटरनल क्लासिफिकेशन इसमें अलग आएगा। आप यहाँ पर देखिए, वैसे फार्मर्स जिनके पास लैंड होल्डिंग 0.01 हेक्टेयर से भी कम है, उनके पास भी सबसे ज्यादा आपको वेजेस से देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे लैंड की होल्डिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे वेजेस का कंट्रीब्यूशन इनकम में कम होते जाता है। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो लैंड होल्डिंग बढ़ती जाती है, और लैंड होल्डिंग बढ़ती जाएगी तो एक थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज होता है इनका वेजेस में, लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ डिक्रीज हुआ, इससे यहाँ डिक्रीज, इससे भी यहाँ डिक्रीज, यहाँ से भी और डिक्रीज, और यहाँ पे और डिक्रीज। यानी कि लैंड होल्डिंग जिसके पास जितनी ज्यादा है उसका इनकम सबसे ज्यादा किससे आता है, क्रॉप प्रोडक्शन से आता है, वेजेस से नहीं आता। अब नॉर्मल सी बात है, जिसके पास ऑलरेडी लैंड है वो कहीं किसी के यहाँ लेबर का काम क्यों करेगा, नहीं करेगा वो, तो फिर वजह से उसकी इनकम कम होगी, ओके। और वही उनकी इनकम आपको क्रॉप प्रोडक्शन से ज्यादा होती है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल वैसे तो वेजेस का है डोमिनेशन, लेकिन जिसके पास लैंड कम है उनका वेजेस पर ज्यादा है, लेकिन जिसके पास लैंड ज्यादा है उनका क्रॉप प्रोडक्शन पर ज्यादा डोमिनेशन है मंथली इनकम के बारे में। चलिए यहाँ पे हम कैटेगरीज की बात करते हैं कि लैंड की कैटेगरी किसके पास कितनी है। तो 2002-3 में देखेंगे, ये हरा वाला स्मॉल एंड मार्जिनल में आते हैं जिनका आपको 2 हेक्टेयर तक की लैंड होती है। मीडियम वाले आते हैं ये वाले जो कि 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर का लैंड होता है जिनके पास, और लार्ज मोर देन 10 हेक्टेयर। तो यहाँ पर 2002-3 में देखेंगे कि 80% ऐसी फार्मर कम्युनिटी थी जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मों में आते थे, और बहुत ही मात्र 0.5% जो होती थी लार्ज फार्मिंग में आती थी। यहाँ पर देखेंगे कि स्मॉल 2018-19 में देखेंगे कि स्मॉल एंड मार्जिनल की कम्युनिटी की 80 से कितना चले गए, 80 से 86 चले गए, यानी कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की जनसंख्या बढ़ गई। अगेन लैंड फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो फिर उनके बीच में वो डिवाइड हो रही है, तो लैंड फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो जब लैंड फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा होगा तो लोगों के पास लैंड धीरे धीरे कम होगा। तो यहाँ पर देखिएगा नेट 9% जनसंख्या होल्ड करती थी मीडियम, यहाँ पे 6.9, यहाँ पे 5.8, उस समय 0.5, 0.2 आए, 0.3 आए, ठीक है। तो छोटे लैंड की संख्या बढ़ेगी और बड़े लैंड की संख्या घटेगी। तो ये तो एक नॉर्मल से पैटर्न है, आपको ऐसे भी याद है। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग की। नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको कहते हैं, जिसमें हम किसी भी तरीके का केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स, ओके, या फिर हम हर्बिसाइड्स, इस सब का यूज नहीं करते हैं। इसमें हम जो भी यूज करते हैं वो नेचुरल बेस्ड मैन्यूर्स होते हैं या फिर फर्टिलाइजर होते हैं जिसको हम खाद कहते हैं, ठीक है, उसका हम इसमें किया जाता है। तो ये भारतीय परंपरागत कृषि पद्धति प्रोग्राम है जिसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बूस्ट करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है, और इसमें भारत सरकार आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट भी देती है 3 साल के लिए। 12,200 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है।
फॉर क्लस्टर फॉर्मेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंटिन्यूस लैंड होल्डिंग बाय ट्रेन पर्सन्स एंड सर्टिफिकेशन एंड रेसिड्यू एनालिसिस। तो सपोर्ट सरकार यहाँ पे करती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस प्रोग्राम के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम के तहत यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत लैंड धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, लगातार देखिए इंक्रीज आपको नजर आ रहा है। सबसे अभी जो लैंड है वो आंध्र प्रदेश के पास ज्यादा लैंड अभी ऑर्गेनिक फार्मर के अंडर में देखने को मिलता है। ठीक है, अब 100 क्या है, 100 ये हेक्टेयर है, लेकिन 100 के आगे आपको 3 जीरो लगाना होगा, ध्यान रखिए। इन उसके आगे 3 जीरो और लगा दीजिएगा तो उतना हेक्टेयर अभी आंध्र प्रदेश के अंदर में ऑर्गेनिक फार्मर में है। तो अगेन यहाँ पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है कि एक स्टेट का नाम देके कहेंगे कि इस स्टेट में सबसे ज्यादा एरिया भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर में है, ऐसा पूछते हैं। जैसे फॉरेस्ट वाले में पूछते हैं कि ये एक स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिलता है बाई एरिया, वैसा वो पूछते हैं, तो इसमें भी पूछ सकते हैं। तो इस हिसाब से आंध्र प्रदेश है जिसके पास सबसे ज्यादा है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री भी देखेंगे 2014-15 से 2019-20 में ये 8.15 के CAGR से ये इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा प्रोडक्शन की बात करते हैं। ये है मिल्क, मिल्क का प्रोडक्शन भी देखेंगे लगातार बढ़ा है हमारे यहाँ। ठीक है, सॉरी ये आपकी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, नॉट प्रोडक्शन, दिस इज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। तो अभी हमारे यहाँ 2020-21 में मिल्क 427 ग्राम पर डे पर पर्सन अवेलेबल है। तो इसकी अवेलेबिलिटी आपको लगातार बढ़ी है, पिछले 2014-15 से देखें तो लगातार ये अवेलेबिलिटी आपको बढ़ती जा रही है। तो ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इसके अलावा हम एग्स की बात करें, अंडों की बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अवेलेबिलिटी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है 2021 में। अगेन इसका मतलब क्या हुआ, एग्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन तो कम नहीं हो रहा है ना, पॉपुलेशन भी बढ़ ही रहा है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ अवेलेबिलिटी भी बढ़ रही है पर पर्सन पर डे, तो इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है एग का। उसी तरीके से हम मीट की अवेलेबिलिटी की बात करें तो मीट की अवेलेबिलिटी भी आप देखेंगे कि ये भी लगातार आपको इंक्रीमेंट मोड में है 2014 से लेकर 2021 तक, यानी कि मीट का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो तीनों का प्रोडक्शन, चाहे वो मीट हो, चाहे वो एग हो, चाहे वो मिल्क हो, पर पर्सन पर डे जो अवेलेबिलिटी होती है ये इंक्रीज कर रही है, एंड दैट मींस इनका प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं डेयरी सेक्टर यानी कि मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जो मिल्क प्रोडक्शन है वो हमारी नेशनल इकोनॉमी में या डेयरी सेक्टर सारा हम बात करें तो ये करीब 5% का इनका कंट्रीब्यूशन रहता है हमारी पूरी नेशनल इकोनॉमी में, और करीब 8 करोड़ जो फार्मर्स होते हैं उनको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। इंडिया इज द फर्स्ट रैंक इन मिल्क प्रोडक्शन एंड कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 23% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। अगेन एक अच्छा फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। और ये 2014-15 से लेकर 2020-21 तक के बीच में ये करीब 6.2% के एनुअल ग्रोथ से ये बढ़ा हुआ है। और अभी ऑल इंडिया पर कैपिटा एबिलिटी की बात करें तो 2020-21 में 427 ग्राम पर डे। तो अगेन देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है ना, अभी हमने पहले चर्चा की थी अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। अगर पॉपुलेशन घटती तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट भी रहेगा तो आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन जब पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और एबिलिटी भी बढ़ रही है इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है। आपको यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए इंटर स्टेट वेरिएबिलिटी है। अब मिल्क प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, तो क्या सभी स्टेट में एक समान से बढ़ रहा है प्रोडक्शन? इसका नहीं है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा मीट आपको मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, ज़्यादा मीट का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो मिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है? मिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है ये यूपी। ठीक है, वॉल्यूम के मामले में सबसे ज्यादा है, लेकिन जब हम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ देखिए पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पंजाब में ज्यादा है। ठीक है, पंजाब यूपी से बहुत कम करता है मिल्क का प्रोडक्शन, लेकिन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इसलिए जाता है क्योंकि पंजाब का पॉपुलेशन यूपी के पॉपुलेशन से काफी कम है, इवन आधे से भी कम।
या आधा की बराबर। दैट्स वाई हाईएस्ट प्रोडक्शन मिल का यूपी में होता है, बट पर कैपिटा एबिलिटी की बात आती है तो वो हाईएस्ट आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। और फिर दूसरे नंबर पे यहाँ देखिए हरियाणा, और इसी के आसपास ये नजर आएगा, ये क्या है, राजस्थान। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी। चलिए कुछ रिसेंट इनिशिएटिव डेयरी सेक्टर के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए सरकार ने किया है। पहला इनिशिएटिव जो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है ये है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो एनिमल्स के डिजीज को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो इसमें बेसिकली कहा गया है कि 2030 तक हम क्या करेंगे, फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसेलोसिस जो है उनको हम इरेडिकेट करेंगे। ठीक है, तो कम्प्लीटली इसको खत्म करने की बात की जा रही है 2020 तक। और इसके अंडर में एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है 2020 31 जनवरी से ये प्रोग्राम चल रहा है। और इसका सेकेंड फेज भी आपको जुलाई 2021 से स्टार्ट हो गया है। और इसके तहत सरकार जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के लिए एडवाइजरी या गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करती है डिजीज आउटब्रेक के लिए। अगर डिजीज आउटब्रेक होता है तो किस तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरे प्रोग्राम है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ओके, तो ये न्यूज में रहा। अगेन आपको आत्मनिर्भर भारत के तहत इसमें कुछ स्टिमुलस पैकेज दिया गया। इस फंड में जो करीब 15,000 करोड़ रुपए का फंड लॉन्च किया था 2020 में, इसको लॉन्च किया गया था। इसमें ग्रांट दिए जाते हैं, लोन्स वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो लोन दिए जाते हैं उसमें 3% की इंटरेस्ट आपको सबवेंशन भी मिलता है, यानी सब्सिडी भी मिलती है 3% की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फिशरी से रिलेटेड बात, फिशरी से रिलेटेड बात करते हैं तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड, अकाउंटिंग 7.56% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। ओके, सेकेंड नंबर पे आता है फिश के प्रोडक्शन में इंडिया, जो कि पूरे ग्लोबल प्रोडक्शन के करीब 7.5% है। हम कंट्री के जीबीएम में बात करें जिसका कंट्रीब्यूशन करीब 1.25% के आसपास में होता है, और एग्रीकल्चर जीबीएम इसका कंट्रीब्यूशन करीब 8.5% के आसपास में। ग्रोथ की बात करें तो 2014-15 से ही ये करीब 11% के आसपास से, यानी 10.87, यानी कि अप्रोक्स 11% के आसपास से इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके तहत फिशरीज के लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में लॉन्च किया गया था, पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो इसमें अगेन फिश के प्रोडक्शन के लिए, उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वैल्यू चेन, क्रिएटिंग फिशरीज एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड टू डेवलप रोबस्ट फिशरी मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सारा जनरल टर्म, इस पर याद नहीं करना है। अब मत्स्य संपदा योजना है मत्स्य के यानी कि फिश प्रोडक्शन के लिए, तो सब उसमें इनबिल्ट ही रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट ही आपको समझ लेना। नेक्स्ट बात करते हैं हम एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन की। यहाँ पे काफी अच्छी चीज दी गई है। आप ये देखेंगे कि जिस जिस एरिया में R&D में खर्चा होता है और उसका कितना रिटर्न आता है। एग्रीकल्चर में अगर आप पैसा लगाते हैं, अगर आप 1 रुपया लगाते हैं तो आपको रिटर्न आता है 11.25, सॉरी 11.2। ये एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में अगर आप 1 रुपया लगाते हैं, लिखा गया है एवरी रुपी स्पेंट ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इल्ड मच बेटर रिटर्न 11.2। हर 1 रुपये पे आपको 11 रुपए का फायदा होता है। और वहीं अगर आप फर्टिलाइजर पर 1 रुपये लगाते हैं तो आपका फायदा होता है 0.88 रुपीज, 88 पैसा। पावर सब्सिडी में 1 रुपया लगाते हैं तो आपको इनकम होता है 0.79। एजुकेशन में आप 1 रुपया लगाते हैं तो आपको इनकम होती है 0.97 रुपीज। रोड में 1 रुपये लगाते हैं तो आपको इनकम होता है 1.10। एग्रीकल्चर में कहीं ज्यादा आपको इनकम होती है और रिटर्न जनरेट होता है अगर आप एग्रीकल्चर में कि R&D में अगर आप खर्चा करते हैं। ओके, तो इस हिसाब से ये आपको जो ये फैक्ट लिखा हुआ है ना, ये प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से दोनों के लिए, इवन आपको इंटरव्यू में अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर भी इसको कोड करने के लिए बहुत ही अच्छा फैक्ट है। ठीक है, नाबार्ड के 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो फार्म एक्टिविटीज होती है उस पर जो मशीन्स वगैरह लगते हैं उनमें करीब 40 से 45% का खर्चा लगता है।
एक सबमिशन स्कीम भी आई थी एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन की, जो कि लॉन्च किया गया था 2015 के 14-15 के आसपास में। इसमें किसानों को असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता था थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी किसानों को। ट्रेनिंग दिया जाता था, एग्रीकल्चर मशीनरीज वगैरह प्रोवाइड करने के लिए भी लोन वगैरह यहाँ पर दिया जाता था। इस स्कीम के तहत ये भी काम किया गया है कि एक कस्टम हायरिंग सेंटर बनाया गया है। कस्टम हायरिंग सेंटर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि ये आपका एक गाँव है, यहाँ पर एक सेंटर बना दिया गया, कस्टम हायरिंग सेंटर है। यहाँ पर खेती वाले मशीन रहेंगे। अब किसान यहाँ से जाके किराए पर वो मशीन ले सकते हैं और अपने यहाँ खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे उनको एक टाइम पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाना भी नहीं पड़ेगा, और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से वो मशीन को हायर करके अपना काम भी कर सकते हैं और फिर वो दे सकते हैं। तो इसको कहा गया कस्टम हायरिंग सेंटर। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर डेवलप करने की बात की गई है। साथ ही साथ जो एक पराली वाली प्रॉब्लम होती है ना, जो क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग वाली प्रॉब्लम होती है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में, खास करके विंटर सीजन में, तो इसके लिए भी इन सितु मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ पर प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेशनाइजेशन की भी बात की गई है, जो कि 2017, 18, 19 और 20-21 के बीच में ये चल रहा था। चलिए, तो हमने आरएनडी की बात की। आरएनडी की और इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन देखते हैं, इसका करीब 20% जो इमिशन होता है वो एग्रीकल्चर से ही आता है, फूड सिस्टम। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस गैस का जो इमिशन होता है वो 20% एग्रीकल्चर से आता है, फूड सिस्टम से ही आता है। और इसके तहत आप देखेंगे इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये भी कहना है कि अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो उसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अचीव करने का एक मीडियम भी क्या है? एग्रीकल्चर ही है। चाहे आप इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, 20% ग्रीन हाउस इमिशन में ये कंट्रीब्यूट करता है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। पॉवर्टी को रिड्यूस करना है वो कर सकते हैं। अब वर्ल्ड कम्युनिटी की बहुत बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, वहां से उनका इनकम जनरेट करते हैं, हेल्थ आपको बेहतर बना सकते हैं, इनइक्वालिटी काउंटर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मैक्सिमम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अगर अचीव करना है तो आपको एग्रीकल्चर को बेहतर बनाना ही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की। तो सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं? तो 100% एफडीआई को परमिट कर दिया गया है ऑटोमेटिक रूट से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। साथ ही साथ प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए आपको 2020-25 यानी कि 5 साल के लिए लगाया गया है। इसके अंदर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी बात की जा रही है, एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को लेकर प्रमोट किया जाएगा। ओके, जो कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इसको अप्लाई किया जाएगा मिनिस्ट्री के द्वारा। इसके तहत ये भी देखेंगे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत भी किसानों के इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत सारी बातें की गई यहाँ पर। मेगा फूड पार्क्स की भी व्यवस्था की गई है, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, creation of backward and forward linkages, creation expansion of food processing and preservation capacities, and operation greens, food testing laboratories की भी बात यहाँ पर की गई है इस संपदा योजना के तहत। अगेन क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आप यहाँ पे लिखेंगे टॉप एक स्कीम आया हुआ था। टॉप उस समय जब आया हुआ था उस समय इनकी प्राइसेस बढ़ी हुई थी। टॉप क्या है? टॉप टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो। इनका जो फर्स्ट वर्ड है वो है टॉप। यहाँ से टोमेटो से ये टी ले लीजिए, यहाँ से अनियन से ओ, और पोटैटो से पी, टॉप। तो इनके प्राइसेस बीच में 18-19 में काफी ज्यादा बढ़े थे। तो प्राइसेस इनके बढ़े थे, इसलिए टॉप स्कीम को लाया गया था इनके प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, लेकिन इस प्राइसेस में और भी बातें, इस स्कीम में और भी बातें की गई हैं। इसमें दो कंपोनेंट्स की बात की गई है टॉप स्कीम में। एक है लॉन्ग टर्म जिसमें वैल्यू चेन डेवलपमेंट की बात की गई है, और एक है शॉर्ट टर्म जिसमें प्राइस स्टेबलाइजेशन की बात की गई है। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन का मतलब यह है कि जो प्राइसेस बढ़ रही हैं उनको हमें जल्दी ही शॉर्ट टर्म में ही हमें क्या करना होगा? स्टेबलाइज करना होगा। ठीक है, जिसमें ये टॉप के अलावे और भी 41 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इसमें नोटिफाई किया गया है 2020 से, आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत। ओके, और लॉन्ग टर्म में ये कहा गया कि हम वैल्यू चेन को डेवलप करेंगे ताकि बाद में
जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं स्कार्सिटी की, वो आप देखते हैं ना, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, कई जगह इतना प्रोडक्शन हो रहा है कि लोग प्याज सड़कों पे फेंक रहे हैं, उनको प्राइस नहीं मिल रहा है, लोग टोमेटोज फेंक रहे हैं सड़कों पे, और वहीं एक जगह ऐसा होता है जहाँ पर प्राइसेस इतनी महंगी होती है कि लोग खरीद नहीं पाते। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम किस चीज़ का है? ये प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, ये प्रॉब्लम है वैल्यू चेन का। तो ये जो वैल्यू चेन मैनेजमेंट सही से नहीं होता है, इस वजह से एक जगह से दूसरी जगह वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती। तो लॉन्ग टर्म में इसको बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि प्राइस स्टेबलाइजेशन को बेहतर बनाया जा सके। तो इन दो कंपोनेंट्स की भी बात की गई है टॉपिक्स की। इसके बाद हम बात करते हैं राइस एंड उसके फोर्टिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इसमें कहा गया कि फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 2019 में 3 साल के लिए लॉन्च किया गया था। 2019-20 से 3 साल के लिए होगा। तो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? फोर्टिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि जो राइस है ना, राइस की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको बढ़ाना। तो उसमें कुछ हम ऐसी चीजें ऐड करेंगे ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए। इसको हम कहते हैं फोर्टिफिकेशन। ओके, तो इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह 15 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था, 1 डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों? क्योंकि कभी कभी यूपीएससी ऑप्शन में कहती है कि दिस इज इम्प्लीमेंटेड इन पैन इंडिया, इन ऑल स्टेट्स, इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, इस तरीके का स्टेटमेंट उनका आता है। तो इन सब स्टेटमेंट से थोड़ा सा आपको बच के रहना है। तो ये पैन इंडिया पायलट प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, ये 15 डिस्ट्रिक्ट में किया गया है और 1 डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट। एक है वन नेशन वन राशन कार्ड। ये तो बहुत पुराना न्यूज रहा। अगेन, सभी लोगों को राशन कार्ड अवेलेबल होता है, मतलब जो उसके एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं, तो जब वो दूसरे जगह जाते हैं माइग्रेट करके, तो फिर वो जो उनको फैसिलिटी मिलती है, सब्सिडी मिलती है, वो नहीं मिल पाती। तो इसके तहत ये भी यही होता है कि पोर्टेबिलिटी की सुविधा आएगी। आप कहीं से भी आपने राशन कार्ड लिया है अपने स्टेट से, आप कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं, तो वहाँ की सरकार के जो प्रोवाइड करती है पीडीएस के तहत, तो वहाँ पे भी आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि सब 100% लेके, उसमें शायद 75% का कैप है। 75% तक ही आप ये सब्सिडी ले सकते हैं। इसके बाद इथेनॉल ब्लेंडेड है। इसकी बात हमने की गई है कि सरकार का टारगेट है कि 2025 तक हम 20% का ब्लेंडिंग करेंगे और 2020 तक हम 10% की ब्लेंडिंग को अचीव कर लेंगे। ठीक है, और फिलहाल 2021 तक की बात करें तो 8.5% की ब्लेंडिंग को अचीव कर लिया गया है। तो होप 2020 खत्म होने तक 10% के टारगेट को भी इंक्लूड हम लोग अच्छे तरीके से उसको कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फूड सब्सिडी और उसका ग्रोथ क्या है। फूड सब्सिडी आपको अगेन 2020-21 में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। कोविड का ये फर्स्ट वेव था, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न कोई इसमें इस तरीके का नहीं है कि कोई हम आइडेंटिफाई कर पाए। कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। तो कोई एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। हाँ, लेकिन 2020-21 में था, फर्स्ट कोविड था, तो सरकार ने बहुत ज़्यादा फूड पैकेजेस दिए थे, तो एक्सेप्शनल केस हो गया। फर्टिलाइजर की बात करें, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर हम यूरिया की बात करें और पीके की बात करें, यानी कि पोटेशियम की बात करें, और तो जब हम इसमें अगर हम देखते हैं तो 2016-17 से लेकर 2021-22 में आप देखें तो यूरिया का इसमें बहुत ज़्यादा आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। यूरिया का यहाँ पर 51.3% कंट्रीब्यूशन था, और अभी 2021-22 में, चूंकि डेटा दिसंबर 2021 तक का ही है, इसमें 49.8 है। अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें पैटर्न की, तो पैटर्न यहाँ से ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2017-18 से 2020-21 तक यूरिया का कंजम्पशन क्या है, या सॉरी, ये हम सब्सिडीज की बात कर रहे हैं, सब्सिडीज यूरिया पे ज़्यादा मिली है। लेकिन चूंकि 2011-22 का डेटा पूरा नहीं है, तो इसलिए हम 21-22 के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आपको अप्रैल तक का वेट करना पड़ेगा। इसके बाद हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो प्रोडक्शन आप देखेंगे कि लगभग लगभग कांस्टेंट ही रहा है। अगेन 2021-22 का डेटा हमारे पास पूरा नहीं है, तो वी हैव टू वेट फॉर इट। लेकिन ये कितने जितने भी तरह के फर्टिलाइजर होते हैं, चाहे प्रोडक्शन की बात करें या उन पे हम सब्सिडी की बात करें, तो उसके सबसे ज़्यादा
प्रोडक्शन या सब्सिडी यूरिया की होती है। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया गया है कि जितने भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं जो यूरिया का प्रोडक्शन करते हैं, वो केवल और केवल नीम कोटेड यूरिया का ही प्रोडक्शन करेंगे, ओनली नीम कोटेड यूरिया, और दूसरे टाइप के यूरिया का वो नहीं कर सकते। ये मैंडेटरी है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स। अगेन, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर भी यूरिया आपको डोमिनेट करता है, ये भी आपको याद रखना है। अगेन कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में वही सारी चीजें हैं जो अभी हमने चैप्टर में पढ़ा, तो फिर मैंने कंक्लूजन अलग से क्यों रखा गया है। अगेन मेंस के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे का जो इंट्रोडक्शन होता है और कंक्लूजन जो होता है ना, आप मेंस के आंसर्स में वहां पे आसानी से लिख सकते हैं। दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे किया हुआ है। आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, सेम चीज यहाँ पर वो रिपीट होगी, बस एक जगह सारी चीजें आ गई। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं चैप्टर नंबर, हाँ ये एक आपको जो कोर्स स्टार्ट किया गया है प्रीलिम्स 2022 प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी 2022 प्रीलिम्स के लिए, जिसमें हम एक टेस्ट सीरीज है ये आपका, जिसमें 1500 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे जनवरी 2021 से 21 से अप्रैल 2022 तक की करंट अफेयर्स रिलेटेड है। और ये वाला जो है ये स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड है, जिसमें आपको 3000 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे। तो ये कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, और 2022 के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये दो कोर्सेज है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 8, जिसमें इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो इंडस्ट्री है 2011-12 से लेके 19-20 के बीच में इनकी हम ग्रोथ रेट की बात करें तो 4.53 के रेट से इनका इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और इस इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग का आप शेयर देखेंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग का शेयर करीब 16.3% आपको देखने को मिलता है। यानी कि टोटल एक इंडस्ट्री हो गया। इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इंडस्ट्री में आपको मैन्युफैक्चरिंग भी आता है, कंस्ट्रक्शन भी आ गया, माइनिंग भी आ गया, ओके, और बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है उसमें आपको 16.3% है इंडस्ट्री में। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में है 2012-13 से 2020-21 में, और ये 2.7% के कंट्रीब्यूशन करता है इंडस्ट्री में। तो 2020-21 में इंडस्ट्री हो, गैस हो, वाटर सप्लाई हो, अदर यूटिलिटी सर्विसेज, ई ओनली सब सेक्टर दैट हैड एक्सपीरियंस्ड अ पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ 1.9%। 2020-21 में केवल यही सर्विसेज है जिसमें आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा, अदरवाइज और बाकी सर्विसेज में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे उसको, फिगर में भी देखेंगे। आईआईपी अगेन प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंस है, इस पे कई बार प्रीलिम्स में पूछा भी जा चुका है। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की हेल्थ होती है उसको इसमें बताया जाता है। 2021-22 में बताया गया कि जो आईआईपी होगा वो ग्रो करेगा 17.4% के हिसाब से। अगेन ये एस्टिमेट, ये अब जो अप्रैल और नवंबर तक का डेटा है आपके पास, उसके बाद पूरा डेटा नहीं है, इसलिए फिगर आपको याद नहीं करना है। लेकिन 2020-21 की बात करें तो वहां पर माइनस में आपको आईआईपी नजर आया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंडर में भी आपको 23 सब ग्रुप्स मिलते हैं, इसके बारे में डेटा प्रोवाइड करता है। 8 कोर इंडेक्स है। कोर का मतलब क्या होता है, कुछ कोर इंडस्ट्रीज होती हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज है, कोल, क्रूड, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 नाम आपको याद होने चाहिए। ओके, तो ये इस 8 कोर का भी इंडेक्स आता है, इन 8 सेक्टर्स को मिला के एक इंडेक्स तैयार किया जाता है जो कि मंथली इंडेक्स आता है। ओके, और जो हम आईआईपी की बात कर रहे थे ना अभी पहले, तो आईआईपी में इन 8 कोर सेक्टर्स का करीब 40% वेटेज होता है। ठीक है, तो अगर हम इन 8 कोर सेक्टर्स की बात करें, हम 2021 अप्रैल से नवंबर 2021 में, तो आप इसमें देखिए कि कौन कौन सा नेगेटिव है, कौन कौन सा पॉजिटिव है। तो हमें ये सॉरी येलो वाले पे टारगेट करना है, जो अप्रैल से नवंबर 2021 का। तो जब येलो वाले को टारगेट करना है तो ये एक आपको निगेटिव में दिख रहा है, ये एक निगेटिव में दिख रहा है।
तो 2021 में अप्रैल से नवंबर में क्रूड ऑयल और ये क्या था, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स में जो ग्रोथ देखने को मिलेगा ये आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बाकी के सेक्टर्स हैं इस आर्ट में तो वो सारे पॉजिटिव में है, और सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा किसमें, सीमेंट में। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल यूटिलाइजेशन। देखिए कैपिटल यूटिलाइजेशन प्लेन्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कैपिटल यूटिलाइजेशन होता क्या है, पहले चीज की हमारे पास एक फैक्ट्री है, इसकी कैपेसिटी है 100 यूनिट बनाने की, लेकिन हम प्रोडक्शन करते हैं 90 यूनिट। क्या हम पूरी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है कैपिटल यूटिलाइजेशन, कि हमारी जितनी कैपेबिलिटी है क्या हम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इसके अलावा आरबीआई एक इंडेक्स देता है जिसका नाम है बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, अगेन क्लेम्स के इंपॉर्टेंट है ये। तो अब चूंकि इसका नाम है बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, तो ये क्या करता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो डिमांड एंड सप्लाई होती है उसको ध्यान में रखते हुए ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं इस इंडेक्स को तैयार करने के लिए, तो इसमें देखा जाता है कि ओवरऑल बिजनेस सिचुएशन क्या है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, बुक वैल्यूज, बुक ऑर्डर बुक कितना है, यानी किस इंडस्ट्री के पास कितना ऑर्डर है प्रोडक्शन का, मतलब चीजों का, इन्वेंट्री कितना है रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री कितना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये सब कितना है, इनके बेसिस पर आरबीआई इस इंडेक्स को निकालती है। इसके बाद हम ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है, देखिए ये बेसिकली एक ऐसा कैपिटल होता है, या फिर यूं कह लीजिए कि फॉर्मेशन है, एसेट फॉर्मेशन है, जिसमें आप पैसा उन सब चीज़ों में लगाते हैं जहां से आपको इनकम आती है। जैसे कि आपने रेलवे ट्रैक बनाया, आपने एयरपोर्ट बनाया, आपने रोड बनाया, आपने ब्रिजेस बनाए। ओके, इससे क्या है कि आपको फ्यूचर में कैपिटल जनरेट होगा, पैसा लगेगा, पैसा आपको जनरेट होगा। ओके, या हैवी मशीनरीज आप ला रहे हैं तो इसमें जो पैसा लगाते हैं ना, और तो उसको हम कहते हैं कि कैपिटल के लिए आप पैसा लगा रहे हैं और वहां से आपको इनकम आएगी। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसका 51% का शेयर है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का 23% भी है, कंस्ट्रक्शन का 21% और 5% आपको माइनिंग का है। टोटल एफडीआई की बात करें तो एफडीआई भी इंक्रीमेंट ट्रेंड में रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे डिप किया 2018-19 में, लेकिन ये इंक्रीमेंट ट्रेंड में रहा है। अगेन 2021-22 का पूरा डेटा नहीं है, तो अप्रैल में इसमें ऐड करना होगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको जो एफडीआई का अ, देखने को मिला है, एफडीआई नॉन मैन्युफैक्चरिंग में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। चाहे आप किसी भी ईयर, यहाँ पर थोड़ा सा आपको हो सकता है, लेकिन इसके बाद 2015 से देखें तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग में ही ज़्यादा एफडीआई आपको देखने को मिला है। चलिए यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स एफडीआई से रिलेटेड और उससे रिलेटेड कुछ सेक्टर्स सरकार के द्वारा किए गए, जैसे कि फॉरेन पार्टिसिपेशन का, यानी कि एफडीआई से रिलेटेड डिफेंस सेक्टर में 74% तक का ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई आ सकता है, उसके पास 100 रूट से आने के लिए गवर्नमेंट का परमिशन लेना होगा। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो ऑटोमेटिक रूट से 74% आ सकता है, और उसके बाद गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, और इसमें फॉरेन ओनरशिप भी इसमें अलाउ किया गया विद सम चेक पॉइंट्स। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर की बात करें तो 100% तक ऑटोमेटिक रूट से फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ है। टेलीकॉम में भी 100% ऑटोमेटिक रूट में। ओके, कर्बिंग अपॉर्चुनिस्टिक एक्विजिशंस एंड टेक ओवर्स, तो ये वो चीज़ें होती है ना जब किसी कंपनी को मौका मिल जाए किसी किसी को खरीदने का। अब मान लीजिए कोई छोटी कंपनी है, उसको नुकसान होने लगा किसी भी चीज़ में, तो बड़ी कंपनी को मौका मिल जाता है उसे खरीदने का। तो ये जो अपॉर्चुनिस्टिक एक्विजिशन होता है ना, इसको भी रोकने की जरूरत है, तो इसके लिए भी सरकार ने कुछ काम किया। ठीक है, तो इसमें सरकार का ये कहना है कि वो कंट्रीज जिनके सिटी, ये वो कंट्रीज जो कि जिनका लैंड इंडिया से लगता है, यानी कि बाउंड्री इंडिया के साथ लगती है, तो वैसे कंट्री के जो सिटीजन्स होंगे, ठीक है, वो इंडिया में केवल और केवल गवर्नमेंट रूट से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इंडिया से जैसे लगने वाले आपको हो गए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ओके, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, ये सब लगते हैं, तो वहाँ के सिटीजन को अगर इन्वेस्ट यहाँ पे करना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, ऑटोमेटिक रूट से वो नहीं कर सकते। इसके अलावा
हर चीज़ के एफडीआई प्रपोजल्स के लिए भी या प्रोसेस के लिए भी एक एसओपी बनाया गया, एक तरीका होगा, प्रोसेस होगा जिससे हम करेंगे। एफडीआई मॉनिटरिंग सेल भी बनाया गया ताकि एफडीआई प्रपोजल्स को एक्सपर्टाइट किया जा सके, जल्दी से जल्दी इनको क्लियरेंस दिया जाए। अगेन बात करते हैं सेंट्रल पब्लिक सर्विस इंटरप्राइजेस की बात करते हैं। तो इसके डिस इन्वेस्टमेंट की टारगेट सरकार ने रखी थी, और टारगेट ने क्या किया था कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक पार्ट हो गया था उनका स्ट्रेटेजिक सेक्टर, और एक पार्ट हो गया था उनका नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आते थे जैसे कि ऑटोमिक एनर्जी, स्पेस डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, ओके, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। और चार ब्रॉड बास्केट बनाए गए स्ट्रेटेजिक सेक्टर में: नेशनल सिक्योरिटी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड मिनरल्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है। और दूसरा क्या था? नॉन स्ट्रेटेजिक। तो सरकार ने ये कहा, दो पार्ट हो गई पीएसयू की, एक हो गया आपका स्ट्रेटेजिक और एक हो गया आपका नॉन स्ट्रेटेजिक। तो सरकार ने कहा कि जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में जितने भी हमारे पीएसयूज हैं, हम उनको प्राइवेटाइज कर देंगे या फिर हम उसको बंद कर देंगे। लेकिन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में भी जो कंपनियां हैं, हम उनको भी प्राइवेटाइज करेंगे या फिर उनको बेचेंगे हम, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम से मिनिमम हमारे इसमें प्रेजेंस रहे। जैसे कि डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेस एंड डिफेंस है, स्पेस हो गया, तो ये बहुत ही क्रिटिकल सेक्टर्स हो गए जहाँ पे गवर्नमेंट को रहना पड़ता है। ठीक है। तो सरकार ने कहा कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर में भी हम बहुत चीजें बेचेंगे, बट हम कोशिश करेंगे कि एकदम मिनिमम प्रेजेंस हो, बट नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में हम सब कुछ बेच देंगे या फिर बंद कर देंगे। स्टील की बात करेंगे तो ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन घटा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। लेकिन अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि स्टील इंडस्ट्री अभी ग्रो कर सकता है, डिमांड बढ़ेगा नेक्स्ट आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी, इसलिए क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन पे भी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन पे भी टारगेट कर रही है, जैसे रोड बनाना, रेलवे बनाना, डिफेंस प्रोडक्शन पे भी। तो हो सकता है इसकी वजह से स्टील का प्रोडक्शन बढ़ता हुआ नजर आए। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करें तो इनका कंट्रीब्यूशन करीब 33% का होता है हमारे टोटल जीवीए में। और गवर्नमेंट इनके लिए कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, जैसे कि क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एंड स्कीम फॉर फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, यानी कि स्फूर्ति। ये सब एमएसएमई के लिए कुछ लेके आया गया है सरकार के द्वारा, जो इसमें मेंशन किया है। अगेन यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है एमएसएमई की, पुरानी और नई डेफिनेशंस आप ये 2 साल पहले से पढ़ते आ रहे हैं और आपको याद भी होगा। वैसे यहाँ पर लिखा गया है, ये ओल्ड डेफिनेशन है और ये न्यू डेफिनेशन है। प्रीलिम्स के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा कि ये जो डेफिनेशंस है ये क्या है। ठीक है। सरकार ने एक चैंपियन पोर्टल भी लॉन्च किया है, जो कि आईसीटी बेस्ड एक पोर्टल है, जिसपे कि जो कि एमएसएमईज है वो रजिस्ट्री करा के वहाँ से कुछ जो सरकार स्कीम्स वगैरह प्रोवाइड करती है यहाँ से लिया जा सकता है, जो कि एक हब एंड स्पोक मॉडल पर ये आपको काम करता है। नेक्स्ट टेक्सटाइल की हम बात करते हैं। तो टेक्सटाइल इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन कंट्री, ओनली नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर। और भारत सरकार इसके लिए एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देती है फॉर मैन मेड फाइबर सेगमेंट एंड टेक्निकल टेक्सटाइल। याद रखिएगा, ये क्या है? मैन मेड फाइबर एंड टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देती है, यानी कि जैसे जैसे प्रोडक्शन आपका बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपकी सब्सिडी भी बढ़ती रहेगी। टेक्सटाइल के लिए एक 7 PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की भी व्यवस्था की गई है, यानी कि 7 PM मित्र। इसके तहत 5 Fs पर टारगेट किया गया है: फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। इस तरीके के फैंसी नाम दिए जाते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मेगा पार्क्स है ना, मेगा पार्क्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा, जिसमें सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट और पीपीपी मॉडल पर इसको बनाया जाएगा। तो अब ये जो पार्क्स बनते हैं ना, ये पार्क्स क्यों बनते हैं? ये पार्क्स एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खोलना होगा वहाँ पे, तो वो सारी फैसिलिटीज उसको वहाँ पे उस पार्क के अंडर में मिल जाएंगी, है ना।
नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को वर्ल्ड वाइड मेटा रिसोर्स कहा जाता है, और ये इंडस्ट्री जो है ना, ये ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले 15-20 सालों में इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ओके, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। सरकार ने 2019 में एक पॉलिसी लेके आए थे, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने जाने की बात की जा रही थी, ताकि इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। और इसके तहत भारत सरकार ने बहुत सारे और चीज़ें लॉन्च की है नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 के तहत। इसमें क्या क्या है? इसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को, और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव आईटी हार्डवेयर के भी लिए है, जिसमें लैपटॉप, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसी एंड सर्वर्स आते हैं। इसी तरीके का आपको सेमीकंडक्टर्स के लिए भी दिया गया है, या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए। और इसी तरीके का एक स्कीम है मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0। तो ये कुछ इंसेंटिव्स है, याद रखिएगा, मेंस में लिखने के लिए ये सब ज्यादा काम आएंगे। सरकार ने 2021 जून में एक परख स्कीम लॉन्च की है, इट इज अ यूनिफाइड लेबोरेटरी नेटवर्क। तो ये क्या है? ये एक तरीके का समझ लीजिए एक पोर्टल है, या फिर एक यूनिफाइड चीज है, जहां पर हर तरीके के लैब को रजिस्टर किया गया है। ठीक है, तो चाहे किसी के द्वारा भी लैब चलाया जाता हो, जैसे कि चाहे वो प्राइवेट लेबोरेटरीज हो या गवर्नमेंट लेबोरेटरीज हो, वो सारी लैब्स आपको इस पोर्टल पर या इस नेटवर्क पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज द परख यूनिफाइड लेबोरेटरी नेटवर्क, जो कि 2021 में जून में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया की बात करें तो इंडिया थर्ड पोजीशन पर आता है वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में, वॉल्यूम के मामले में। एंड इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं अपने यहाँ से। सरकार ने फार्मास्यूटिकल्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे स्कीम फॉर प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स। ये भी पार्क्स बनाया जाएगा जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। उसी तरीके से एक पीएलआई स्कीम है बल्क ड्रग्स के लिए। एक स्कीम है 3 कैटेगरीज के लिए, जिसमें बायो फार्मास्यूटिकल्स, एपीआई एंड ड्रग्स नॉट कवर्ड अंडर द फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी, यानी कि जो फर्स्ट एंड सेकंड में नहीं आते वो तीसरे में आएंगे। उसी तरीके से एक और पीएलआई स्कीम है फॉर मेडिकल डिवाइसेस के लिए बनाने की यहाँ पर बात हो रही है, तो उसके लिए भी एक स्कीम ये सरकार ने लॉन्च किया। चलिए, ट्रेंड ऑफ मैन्युफैक्चरर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, तो हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, या ना एक्सपोर्ट। फार्मास्यूटिकल चीजों का हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, और बहुत ज्यादा इंपोर्ट तो हम बहुत थोड़ा सा करते हैं, किसी भी ईयर में देखिए। और हमारा एक्सपोर्ट लगभग हर साल धीरे धीरे बढ़ता है। एफडीआई की बात करें फार्मा सेक्टर में, तो कोई एक फिक्स ट्रेंड है नहीं, यहाँ से एक ट्रेंड देखने को मिला था। अब 2021-22 का डेटा पूरा है नहीं, तो अगेन मार्च में अपडेट करना होगा कि ऊपर जाता है या नीचे जाता है। चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडस्ट्रीज वाइज ब्रेकअप की हम बात करते हैं, तो एनर्जी, ठीक है, एक स्कीम भी आया हुआ है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में ये कहा गया कि ये बेसिकली 5 साल के लिए है। 5 साल में कुछ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया कि जिसमें हम कितना कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो टोटल इन 5 साल के लिए 1.5 ट्रिलियन, यानी कि 111 लाख करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दिया गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए कि दूसरा, सेकंड नंबर पर रोड आता है, तीसरे नंबर पर अर्बन एरिया, चौथे पर रेलवे। ओके, तो ये चीजें याद रखिएगा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंडर में सबसे ज्यादा वेटेज जो दिया गया है वो किसको है? एनर्जी को दिया गया है। दूसरे नंबर पे रोड आता है। तो अब पैसा कहाँ से आएगा? अब पैसा के लिए तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था सरकार करेगी। उसके अलावा एक और यहाँ पर व्यवस्था की गई है जो पैसा देने का ही काम करेगी, और वह व्यवस्था क्या है? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो नीति आयोग के द्वारा लाया गया, इसमें ये कहा गया कि हम उन एसेट्स को मोनेटाइज करेंगे, ठीक है,
जिससे अभी इनकम जनरेट नहीं हो रहा है। मोनेटाइज करने का मतलब क्या होगा? मोनेटाइज करने का मतलब ये होगा कि वहां से अब हमें इनकम जनरेट हो। ठीक है, तो ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि आने वाले 4 साल तक करीब हमें 6 लाख करोड़ रुपए यहाँ से इनकम जनरेट हो। और जो हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत हमारा 1.5 ट्रिलियन जो रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट का, उसका करीब 5.5% यहाँ से आ जाए। तो एक तरीके से नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की इन्वेस्टमेंट जुटाने का काम है नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन के। ठीक है, चलिए रोड सेक्टर की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में है रोड सेक्टर, रोड नेटवर्क हमारा आफ्टर यूएसए। यूएसए पहले नंबर पे आता है। रोड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रीन है, दिस इज द टोटल बजटरी सपोर्ट। और प्राइवेट सेक्टर का बहुत कम ही होता है, सरकार का ज़्यादा इसमें आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ओके, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको याद रखना है, बस यही याद रखिए कि वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे आते हैं पहले से। रेलवे की बात करें तो रेलवे में जो नेशनल रेलवे प्लान लाया गया, नेशनल रेलवे प्लान में ये कहा गया कि हम क्या करेंगे कि 2030 तक हम इतना बड़ा आपको कैपेसिटी एक्सपेंशन कर देंगे रेलवे का कि 2050 तक के वो कैपेसिटी को या फिर जो उस समय तक की रहेगी उसके भी फैसिलिटीज को वो प्रोवाइड कर पाए। यानी 2050 तक हमें जितनी जरूरत पड़े उन हर जरूरत को पूरा कर पाए, इतना हम एक्सपेंड 2023 तक कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें ये भी देखा गया कि इसमें फ्रेट का जो हिस्सा है, फिलहाल फ्रेट का हिस्सा 26 से 27% होता है रेलवे की इनकम में, तो इसको भी बढ़ा के 40 से 45% करने का यहाँ पर टारगेट इसमें किया गया है नेशनल रेल प्लान में। साथ ही इसमें ये भी कहा गया कि ये जो फ्रेट इकोसिस्टम है जो फिलहाल 4700 MT है, मिलियन टन है, इसको 2030 बढ़ाकर 8200 मिलियन टन करने के बाद साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि हम दिसंबर 2023 तक क्या करेंगे कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे पूरे इंडियन रेलवे का, विद्युतीकरण हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हम हर स्टेशन पर वाईफाई नेट इंटरनेट सर्विस भी प्रोवाइड कराएंगे, एक्सक्लूडिंग हाल्ट। हाल्ट जो होते हैं ना, छोटे स्टेशन होते हैं जैसे कि गाँवों के आसपास हो जाते हैं, तो उनको छोड़ के जितने भी स्टेशन है मेन स्टेशन वहां पे प्रोवाइड किया जाए। सिविल एविएशन के थ्रू में देखेंगे उड़ान स्कीम है जो कि एक रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये भी काफी समय पहले लॉन्च किया गया था। तो वैसे एरिया के लिए जो अभी जहाँ पर फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं हो रही हैं उन रीजन्स को भी कनेक्ट करने की बात उड़ान स्कीम के तहत की जा रही है। ठीक है, पूरे देश का आम नागरिक का फुल फॉर्म है। डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया का पहले टाटा का था ना, एयर इंडिया पहले टाटा का था, इसको नेशनलाइज करके भारत सरकार ने ले लिया, फिर भारत सरकार दोबारा बेचना पड़ा टाटा को, तो अभी फिर इसका मालिक टाटा सन्स ही हो गया 100% इक्विटी शेयर होल्डर के साथ। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स, यहाँ पर सरकार ने कुछ एयरपोर्ट्स को 50 साल के लिए लीज पर दिया है। प्राइवेट जो कंपनी है उसको, अडानी वाली जो कंपनी है ना, उसको दिया गया है, अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड को। तो 6 एयरपोर्ट्स हैं, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम एंड मैंगलुरु, इसको दिया गया है फॉर ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ध्यान रखिएगा, इसको बेचा नहीं गया है, इसको 50 साल के लिए लीज पर दिया गया है वहां पर ऑपरेशन मैनेजमेंट और डेवलपमेंट का काम करने के लिए। तो उसको मैनेज करने का काम अडानी इंटरप्राइज करेगा इन 6 एयरपोर्ट को 50 सालों के लिए। नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के तहत 25 जो एयरपोर्ट्स हैं उनका भी एसेट मोनेटाइजेशन किया जाएगा ताकि वहां से भी कुछ इनकम जनरेट हो जाए 2022-25 के बीच में। तो ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, इसके अंडर जो मोनेटाइजेशन एयरपोर्ट एसेट के मोनेटाइजेशन के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो भी यहाँ पर लिखा गया है। क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया है कि 2019 और 2020 के बीच में वहां पर कम से कम 0.4 मिलियन पैसेंजर होने चाहिए एनुअल ट्रैफिक। 0.4 का मतलब क्या हुआ? 0.4 का मतलब हुआ कि 4 लाख पैसेंजर एनुअली वहां पे होना चाहिए 19-20 में। साथ ही साथ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अकॉर्डिंग वहां पर कुछ कैपेक्स का यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट का भी कुछ वहां पे कुछ फ्यूचर दिखता हो। अब मान लीजिए जिस एसेट को बेचने से
कि वहां से कुछ आपको मिलने वाला नहीं है तो फिर बेच के कोई फायदा नहीं है ना। ये वही बात है। पोर्ट्स की बात करें, पोर्ट्स के अंडर मेन इनिशिएटिव सागरमाला। तो सागरमाला ध्यान रखिए ना कि सागरमाला ये जो पोर्ट्स की तो बात करती ही है, इसके अलावा ये इनलैंड जो वाटर है उस उन दोनों को इंक्लूड करता है ये। ओके, जिसमें पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, न्यू पोर्ट डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी इन्हांसमेंट, पोर्ट लेड नेशनलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये नहीं समझना है कि सिर्फ सी को ही कनेक्ट करने का काम कर रहा है, सी में पोर्ट को ही कनेक्ट करने का काम करेगा, ऐसा नहीं है। ये इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को भी कनेक्ट करने का काम करेगा। मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट 2021, तो पहले वाले एक्ट को ये अमेंड कर रहा था। इसके अंदर आपको रेगुलेशन, ऑपरेशन एंड प्लानिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, उसको मैनेजमेंट के लिए ये आपको एक्ट लाया गया है। साथ ही साथ जो ये जो आपको पोर्ट्स वगैरह होते हैं, इनके कंसेशन पीरियड को रिन्यू करना, एक्सपेंशन और डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट को देखते हुए आपको ये लाया गया है। साथ ही साथ मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 जो कि मार्च 2021 में लॉन्च किया गया था, इसमें कहा गया कि हम वर्ल्ड क्लास मेगा पोर्ट और ट्रांसशिप हब्स इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन करेंगे, और 2030 तक हम एस्टिमेट करते हैं कि करीब 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए हम पर एनम एग्जिम क्लाइंट्स यानी कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले क्लाइंट्स होते हैं उनसे हम कमा पाएंगे, या फिर इतना हम इनहेंस कर पाएंगे अपनी कमाई को। ठीक है, तो ये सारी बातें की गई हैं। दिस डेटा आर नॉट इम्पोर्टेंट, ओके, बट हाँ याद रखिएगा कि मेरीटाइम इंडियन विजन 2030 है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट्स इट। नेक्स्ट बात करते हैं इनलैंड वाटरवेज। अगेन यहाँ पर एक एक्ट है, इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021, जो कि रिप्लेस करता है इनलैंड वेसल्स एक्ट 1970 को। तो अगेन इसका काम क्या है, प्रमोट इकोनॉमिकल सेफ ट्रांसपोर्टेशन थ्रू inland waters and also ensure transparency, accountability and administration of inland water transportation। पीएम गति शक्ति, इसके अकॉर्डिंग कुछ आपको प्रोजेक्ट्स चल रहा है। अगेन वो प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तरीके छोटे छोटे आपको बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, बट बेसिकली ये है क्या, ये है इंटीग्रेटेड प्लान इंश्योरिंग मल्टी मॉडल सीमलेस कनेक्टिविटी ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि 16 में स्ट्रीट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक भारतमाला, सागरमाला, इंडियन वाटरवेज, ड्राई लाइन, पोर्ट, उड़ान, सबको ही इंटीग्रेट करने की बात करेगी। तो पीएम गति, गति लिखा गया है ना, यानी कि मूवमेंट। तो मूवमेंट आपके लैंड से भी हो सकता है, मूवमेंट बाय एयर भी हो सकता है, मूवमेंट बाय वाटर भी हो सकता है। तो इन सभी चीजों को एक साथ इंटीग्रेट करने का काम पीएम गति शक्ति योजना के तहत किया जाए। लैंड, वाटर एंड एयर। टेलीकॉम वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है हमारे यहाँ मार्च 2021 में 45% सब्सक्राइबर जो थे रूरल एरियाज में थे और 55% अर्बन एरिया में थे। जून 2021 में बात करेंगे तो ओनली 4% सब्सक्राइबर्स आपको नैरो बैंड में ऑपरेट कर रहे थे और 96% सब्सक्राइबर्स आपको ब्रॉड बैंड में, यानी कि हाई स्पीड के साथ। कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए लाया गया है, और जो आइलैंड्स हैं, इंडियन आइलैंड्स, उनके लिए लाया गया है, ताकि वहां पर हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, आपने देखा कि कोची और लक्षद्वीप के बीच में एक सबमरीन केबल भी बिछाया गया ताकि लक्षद्वीप में आपको हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जा सके। टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म्स करने की बात की जा रही है। उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किस तरीके का होना चाहिए, प्रोसीजरल रिफॉर्म्स किस तरीके का होना चाहिए। अगेन पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। और वैसे आप अगर आपको पीपीटी चाहिए तो वो भी दे दूंगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो वही चीजें कंटिन्यू है। एंड थर्ड टॉपिक इस उसी में है, एड्रेसिंग लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीएसपी। टीएसपी का मतलब होता है कि जो पिन सेंट्रल प्रॉब्लम था ना, या जो बैलेंस शीट वाला प्रॉब्लम था, ये वही है, बस उसी को पढ़ लीजिएगा। मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स का इसमें कोई रोल नहीं है। पेट्रोलियम, क्रूड एंड नेचुरल गैस की बात करें तो इंडिया टोटली करीब 80% या उससे ज़्यादा इम्पोर्ट करता है। ओके,
और कुछ बेसिक और कुछ इसमें आपको पेट्रोलियम में है नहीं। इधर थोड़ा सा आपको एक मिल जाएगा लक्ष्य भारत पोर्टल, जो कि सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसमें all oil and gas organization have to upload their details about the procured, यानी कि जितने भी ऑयल और गैस ऑर्गेनाइजेशन से कंपनियां हैं उनको अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स कितना चाहिए उनको फ्यूचर में रॉ मटेरियल, उसको इस पोर्टल पर उन्हें अपलोड करना होगा। तो बेसिकली ये जो लक्ष्य भारत पोर्टल है, ये एक इंटीग्रेटेड पोर्टल या एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन पोर्टल की तरह काम करेगा। कुछ मेजर्स लिए गए, इनिशिएटिव लिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा टू डेवलप द नेशनल ग्रिड, गैस ग्रिड एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसमें आता है नेशनल गैस ग्रिड। तो अगेन ये पूरे एक पैन इंडिया गैस ग्रिड बनाना चाहते हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह गैस को अच्छी तरीके से सप्लाई किया जा सके। ऊर्जा गंगा की बात हो रही है। ऊर्जा गंगा के तहत आप देखेंगे कि जो आपका नेशनल रिवर वे वाटर वे फर्स्ट है, उसमें आपको जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा गैस पाइपलाइन भी बनाया जा रहा है, जो कि 50 डिस्ट्रिक्ट से होके पास करेगा फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल से। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड की बात हो रही है, पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के लिए तो ये लाया गया है। अब आपको इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड के द्वारा लाया जा रहा है, जो कि पूरे 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आपको ये ग्रिड गैस का बनाया जाएगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अगेन ये पूरे सिटी में गैस का डिस्ट्रीब्यूशन, हर घर में गैस की पाइप अब जाती है। बड़े शहरों में तो है, उनको सिलेंडर नहीं खरीदना पड़ेगा, सीधा गैस की पाइप जाती है, तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में पहले इंडिया डेफिसिट में हुआ करता था, अब इंडिया सरप्लस में हो गया है। ठीक है, तो अब इंडिया इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, ध्यान में रखिएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा अभी अभी फिलहाल हमारे यहाँ जो टोटल कैपेसिटी है वो थर्मल की है। थर्मल से हम 61% के आसपास प्रोडक्शन करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का 24.7% है और हाइड्रो का करीब 12% आपको देखने को मिलेगा। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी में भी अगेन वही है कि सोलर का आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। फिलहाल ये देखेंगे कि 31 अक्टूबर 2021 तक जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी हमारे यहाँ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो करीब 103 गीगावाट है, एक्सक्लूडिंग हाइड्रो पावर, जो कि हाइड्रो पावर ऑलरेडी 25 मेगावाट के आसपास में है। उसको छोड़ के 103 अगर 25 को ऐड कर ले तो 128 गीगावाट के आसपास हमारे यहाँ ये पूरा बनेगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, अब जैसा नाम ही आपको पढ़ने से लग रहा होगा, ये तो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कॉरिडोर बनेगा। जैसे कि अब बिजनेस कॉरिडोर हुआ करता था, फ्रेट कॉरिडोर हुआ करता था, उसी तरीके से रिन्यूएबल सोर्सेज से जो एनर्जी बनाई जाएगी उससे रिलेटेड एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जहाँ पर बस ऐसे ही जो आपको एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी वो रिन्यूएबल एनर्जी वाली होगी, जहाँ पर उस तरीके की ग्रिड की भी व्यवस्था की जाएगी। तो ये सब कुछ खास नहीं है, बस आप एक बार पढ़िए, बस हाँ ये रहे कि कुछ ऐसा लिखा गया था और कुछ नहीं। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की, कि कहाँ कहाँ से ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है। 78% थर्मल से। इसके बाद आप देखेंगे कि 10% RES से मिलती है, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। 9 से अब हाइड्रो है, न्यूक्लियर से 3%। अभी RES जो है ना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, यहाँ में सोलर भी आ जाएंगे, विंड भी आ जाएगा, ये तो सब उसी में आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, जितना हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, यानी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में भी थर्मल का 67% है और IES का 22% है। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है एनर्जी लॉस की। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनअकाउंटेड फॉर परसेंटेज ऑफ नेट एनर्जी अवेलेबल फॉर सप्लाई। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में होता है। समझे, एनर्जी लॉस होता है, ट्रांसमिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोडक्शन में भी होता है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। अगेन ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिए। तो वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा आपको एनर्जी लॉस होता है, तो करीब
आपको 30% के आसपास समझ लीजिए, 29.98 है, तो करीब 30% के आसपास लॉस वहां पर एनर्जी का हो जाता है. एंड द टू मेन पिलर्स फॉर मिटिगेशन इज ट्रांस transition to clean and renewable sources of energy and storage of this energy. ये दो important sources होते हैं जब आपको, या पिलर्स हैं जब आपको एनर्जी लॉस को कंट्रोल करना. और भी क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, सम एसेंशियल्स, कि हमें धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से थोड़ा सा दूर जाना चाहिए. ओके, हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें धीरे धीरे शिफ्ट होना चाहिए, ये बातें की गई. हमें नेट जीरो मिशन प्लान बनाने चाहिए. ओके, इसके अलावा जो मिनरल्स वगैरह है उनकी सप्लाई की इलास्टिसिटी को देखते हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिनरल्स हैं उनकी सप्लाई लिमिटेड होती है, उनको ध्यान में रखते हुए हमें फ्यूचर का प्लान भी बनाना चाहिए. ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो सोर्सेस है उन पर R&D पे हमें खर्च करें. एंड देन वी हैव सम टेक्नोलॉजी दैट रिसाइकल, रीयूज एंड रीपर्पस द मिनरल्स. तो ये सारी बातें इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 था, इसमें की गई है इंडस्ट्री. इस तरीके से 2 चैप्टर हमने कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 5, जो कि लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम 9, 10 और 11 चैप्टर्स को देखेंगे. थैंक यू.